दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव के बाद मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय ने अपने पहले संबोधन में ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति बदलने का दावा कर रही है। विजय ने अपने भाषण की शुरुआत बेहद भावनात्मक अंदाज में की और कहा कि वो किसी राजनीतिक परिवार या शाही वंश से नहीं आते बल्कि एक सामान्य परिवार से निकले व्यक्ति हैं जिन्हें जनता ने संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचाया है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय तक बड़े द्रविड़ दलों और परिवार आधारित नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में विजय का खुद को आम आदमी बताना सीधे तौर पर जनता के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संदेश खासतौर पर युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को ध्यान में रख कर दिया गया, जिन्होंने टीवीके को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। विजय ने अपने भाषण में जिस तरह जनता का विश्वास और जनता के पैसे की रक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे ये संकेत भी मिला कि उनकी सरकार खुद को पिछली सरकारों से अलग और अधिक पारदर्शी दिखाना चाहती है। मुख्यमंत्री विजय की सबसे बड़ी प्राथमिकता भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख दिखाई देता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता के एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाया जाएगा और सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। तमिलनाडु की राजनीति में भ्रष्टाचार लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो खनन घोटाले हो, शराब नीति को लेकर विवाद हो या सरकारी ठेकों में कथित अनियमितताएं। विपक्ष लगातार पूर्व सरकारों पर आरोप लगाता रहा। विजय ने इसी भावना को पकड़ते हुए खुद को साफ सुथरे शासन के प्रतीक के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन चुनौती ये होगी कि क्या उनकी सरकार वास्तव में प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता ला पाएगी। भ्रष्टाचार पर बयान देना आसान है, लेकिन नौकरशाही और राजनीतिक ढांचे में सुधार करना बेहद कठिन काम होता है। यदि विजय ई गवर्नेंस, डिजिटल टेंडरिंग और सरकारी खर्च की सार्वजनिक निगरानी जैसे कदम उठाते हैं तो उनकी सरकार वास्तव में अलग दिखाई दे सकती है। विजय की दूसरी बड़ी प्राथमिकता तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति को लेकर सामने आई। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार राज्य को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में छोड़ गई और इस पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। यह घोषणा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत में नई सरकारें पिछली सरकारों पर आर्थिक बदहाली का आरोप लगाकर अपनी नीतियों को सही ठहराने की कोशिश करती हैं। विजय भी इसी रणनीति पर चलते दिखाई दे रही हैं। हालांकि तमिलनाडु देश के सबसे औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में गिना जाता है, लेकिन राज्य पर बढ़ते कर्ज और सब्सिडी आधारित मॉडल को लेकर विशेषज्ञ पहले भी चिंता जता चुके हैं। अब यदि नई विजय सरकार श्वेत पत्र जारी करती है तो इससे जनता के सामने राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति रखने का प्रयास होगा, लेकिन इसके साथ चुनौती भी जुड़ी है, क्योंकि यदि सरकार मुफ्त योजनाओं को जारी रखती है और साथ ही कर्ज कम करने की कोशिश करती है तो वित्तीय संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि विजय की तीसरी प्राथमिकता 200 यूनिट मुफ्त बिजली पर भी आर्थिक बहस शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने इसी योजना की फाइल पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु पहले से ही सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए जाना जाता है। मुफ्त राशन, छात्र सहायता, महिलाओं के लिए योजनाएं और बिजली सब्सिडी यहाँ की राजनीति का अहम हिस्सा रही है। विजय ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान करके सीधे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को बड़ा संदेश दिया। राजनीतिक तौर पर यह फैसला बेहद लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या राज्य की बिजली कंपनियां पहले से मौजूद घाटे के बीच इस बोझ को संभाल पाएंगी। यदि सरकार राजस्व बढ़ाने के वैकल्पिक रास्ते नहीं खोजती तो भविष्य में यह योजना वित्तीय संकट पैदा कर सकती है। महिलाओं की सुरक्षा और ड्रग्स के खिलाफ अभियान भी विजय सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर दिखाई दिए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया और नशे के खिलाफ कठोर लेकिन मानवीय नीति अपनाने की बात कही। तमिलनाडु में पिछले कुछ वर्षों में ड्रग्स नेटवर्क को लेकर कई मामले सामने आए हैं, खासकर शहरी इलाकों और कॉलेज परिसरों में। विजय ने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी ही समाधान नहीं है, बल्कि पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये दृष्टिकोण उन्हें अन्य नेताओं से अलग दिखाता है, क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक दल सिर्फ कठोर कार्रवाई की बात करते हैं,
महिलाओं की सुरक्षा पर उनका जोर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण भारत में कई राज्यों में शहरीकरण के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। यदि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुलिस सुधार और महिला हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करती है तो इसका राजनीतिक फायदा भी विजय को मिल सकता है। विजय ने अपने भाषण में राजनीतिक समर्थन देने वाले सहयोगी दलों, कांग्रेस, वामपंथी दलों और वीसीके का भी धन्यवाद किया। यह संदेश गठबंधन राजनीति को स्थिर रखने के लिहाज से जरूरी था। उनकी सरकार पूर्ण बहुमत के बिना बनी है, इसलिए सहयोगियों को साथ रखना उनकी मजबूरी भी है। लेकिन इसी बीच उनका यह बयान कि सरकार में किसी और शक्ति केंद्र की अनुमति नहीं होगी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह बयान दो तरह के संकेत देता है। पहला, यह भी दिखाना कि सरकार पर पर्दे के पीछे किसी और का नियंत्रण नहीं होगा। दूसरा, ये सहयोगी दलों और पार्टी नेताओं को भी संदेश है कि अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। भारतीय राजनीति में अक्सर गठबंधन सरकारों में कई शक्ति केंद्र बन जाते हैं, जिससे अस्थिरता पैदा होती है। विजय शायद शुरुआत में ही ये साफ कर देना चाहते हैं कि सत्ता का नियंत्रण पूरी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय के हाथ में रहेगा। अपने भाषण के अंत में विजय ने वास्तविक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय आधारित शासन की बात कही। यह द्रविड़ राजनीति की मूल विचारधारा से जुड़ा संदेश है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों के अधिकार और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों पर आधारित रही है। विजय ने संकेत देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार उसी परंपरा को आगे बढ़ाएगी, लेकिन नए अंदाज में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय अपनी लोकप्रियता को सफल प्रशासन में बदल पाएंगे? जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया है, लेकिन अब उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं। यदि वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, आर्थिक संतुलन, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और गठबंधन प्रबंधन में सफल रहते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में टीवी के एक स्थायी शक्ति बन सकती है। लेकिन यदि वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए तो डीएमके और एआईएडीएमके जैसी अनुभवी पार्टियां वापसी का रास्ता तलाश लेंगी। आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि विजय सिर्फ एक लोकप्रिय चेहरा हैं या वास्तव में तमिलनाडु के नए राजनीतिक युग के निर्माता।